इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। हाँ जी, इस लेक्चर में हम आज एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई करता है, रोल बैक के प्रोविजंस को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है वो लॉ में लाया गया। तो आइए शुरू करते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट सबसे पहले क्या है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है बिटवीन टैक्स पेयर, बिटवीन एसएससी एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग की मेथडोलॉजी को लेके कि साहब ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो इस हिसाब से डिसाइड की जाएगी। ये एक एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है जिसपे दोनों साइन कर लेते हैं ताकि आगे फ्यूचर में कोई लिटिगेशन अराइज ना हो, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट बूस्ट है वो आ सके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आ सके। इसलिए जो है एक फॉरेन कंपनी को जिसको हमेशा टैक्सेशन मैटर पे इंडिया जैसे देश में हमेशा अनसर्टेनिटी की जो पोजीशन रहती है, उसको जो है उस माइंडसेट को जो है उसको हटाया जाए। तो इस कारण से एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है वो लॉ में लाए गए। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द टैक्स पेयर, जो कि एक एप्लीकेंट है। हाँ जी, यहाँ पे एप्लीकेंट जो है वो है टैक्स पेयर मतलब एसएससी एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है जो डिटरमाइन करता है आर्म लेंथ प्राइस ऑफ फ्यूचर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनकी जो है वो आर्म लेंथ प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, वो हमें ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बताता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एग्जिस्टिंग इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। एक बार एपीए आने के बाद उसका रोल बैक भी पिछले 4 सालों के लिए किया जा सकता है। रोल बैक प्रोविजंस जो है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। द टैक्स पेयर एप्लीकेंट म्यूचुअली एग्रीज ऑन द ट्रांसफर प्राइसिंग मेथडोलॉजी इज टू बी अप्लाइड and its application in relation to the taxpayers international transaction for certain future period of time। हाँ जी, जब भी एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होगी या किस तरीके की मैथडोलॉजी अडॉप्ट होगी वो एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है। वो अप्लाई हो जाता है एप्लीकेंट के ऊपर और दोनों के लिए बाइंडिंग है। दोनों के लिए बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग है और एप्लीकेंट टैक्स पेयर के ऊपर भी बाइंडिंग है। और एग्रीमेंट साइन किया जाता है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हाँ जी, आगे देखते हैं कब से इंट्रोड्यूस किया गया है। फाइनेंस एक्ट 2012 से हमारे पास एपीए के प्रोविजंस हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 92CC एंड सेक्शन 92CD इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ जी, इन सेक्शंस को एडमिनिस्टर करने के लिए, प्रॉपर्ली एपीए के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है हमने रूल्स भी हमारे इनकम टैक्स रूल्स 1962 में इंक्लूड किए गए। तो रिलेवेंट रूल्स कौन से हैं हमारे? रूल्स 10F टू रूल 10T, सारे रूल्स पढ़ेंगे, सारी बारीकियाँ पढ़ेंगे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में। आइए देखते हैं। Once an APA has been entered into with respect to an international transaction, the arm's length price with respect to that international for the period specified in the APA will be determined only in accordance with the APA। एक बार APA साइन हो गया बिटवीन टैक्स पेयर एंड CBDT, तो आर्म लेंथ प्राइस जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो कैलकुलेट होगी अकॉर्डिंग टू द APA। हाँ जी, जो भी APA में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर्टिकुलर पीरियड की जो APA में मैंशनड है आर्म लेंथ प्राइस उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगी। द एपीए शैल बी बाइंडिंग ऑन द पर्सन एज वेल एज द इनकम टैक्स अथॉरिटी। मैंने आपको बताया कि एपीए जो है वो टैक्स पेयर एज वेल एज इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग है फॉर द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन मतलब उन ट्रांजैक्शंस के लिए जिनके लिए एपीए जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है बिटवीन टैक्स पेयर एंड डिपार्टमेंट, और उस पीरियड के लिए जो एपीए में कवर किया जाता है। और उस पीरियड के लिए जो एपीए में कवर किया जाता है। हाँ जी, अब एपीए के टाइप्स देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एपीए। वन इज यूनिलैटरल एपीए, सेकंड इज बायलैटरल एपीए एंड थर्ड इज मल्टीलैटरल एपीए। राइट, यूनिलैटरल एपीए होता है एग्रीमेंट बिटवीन एसएससी एंड सीबीडीटी। सिंपल एक एग्रीमेंट हो गया एसएससी और सीबीडीटी के बीच में, हम उसको बोलते हैं यूनिलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। बायलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है? बायलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का मतलब है 2 कंट्रीज़, मान लीजिए कंट्री 1
और कंट्री 2 के बीच में एक टैक्स ट्रीटी साइन हुई है और उस टैक्स ट्रीटी पे ये लिखा गया है कि हमारे यहाँ का कोई भी टैक्स पेयर अगर आपके साथ एपीए साइन करना चाहता है, इस ट्रीटी में लिखा हुआ है तो आप एपीए साइन कर लेंगे। और इन दोनों कंट्रीज़ में जो है वो एमएपी के जो प्रोविजंस हैं वो टैक्स ट्रीटी में मेंशन है दोनों कंट्रीज़ में, और दोनों कंट्रीज़ के टैक्सेशन लॉज में जो है वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के प्रोविजंस भी होने चाहिए। इस ट्रीटी के सब्सिक्वेंट में इस ट्रीटी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है बिटवीन द टैक्स पेयर, बिटवीन द एसएसी, बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द डिपार्टमेंट, तो हम उस एग्रीमेंट को बोलते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है? मल्टीलैटरल एग्रीमेंट मतलब ये तो दो कंट्रीज़ की बात हो रही है। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट का मतलब हो गया, मान लीजिए इंडिया है और इंडिया ने जैसे मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स MLI जो है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है। तो इंडिया ने अपनी टैक्स ट्रीटी साइन की हुई है US के साथ, UK के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, राइट। तो इन सारी ट्रीटीज़ में जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स के क्लॉज मेंशन है और इन सारे कंट्रीज़ में मान लेते हैं कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के प्रोविजंस हैं वो लॉ में मौजूद हैं। तो इन सब एग्रीमेंट्स, टैक्स ट्रीटीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई टैक्स पेयर जो US का है और इंडिया के साथ ये APA साइन करना चाहता है तो हम उसको बोलेंगे मल्टीलैटरल APA, राइट। मतलब इंडिया का APA बाय कीपिंग इन व्यू द टैक्स ट्रीटी ऑफ इंडिया विद लॉट मेनी कंट्रीज, उसको हम बोलते हैं मल्टीलैटरल APA। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट रिक्वेस्ट फॉर बायलैटरल और मल्टीलैटरल APA कैन एक्सेप्टेड बाय इंडियन अथॉरिटीज वेयर अ टैक्स ट्रीटी एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कंटेनिंग एन एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। हाँ जी, जो टैक्स ट्रीटी होगी इंडिया और दूसरी कंट्री के बीच में, उसमें जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर का क्लॉज होना ज़रूरी है, तभी आप बायलैटरल और मल्टीलैटरल APA जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग APA प्रोग्राम एग्जिस्ट इन द अदर कंट्री, और दूसरी कंडीशन है ये है कि दूसरे कंट्री में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का जो है प्रोग्राम वो एग्जिस्ट होना चाहिए अंडर देयर रेस्पेक्टिव लॉज। अब साहब, जो इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन अराइजिंग आउट ऑफ TP एडजस्टमेंट प्रेजेंटली इट सीम्स इंडियन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एक्सेप्ट बायलैटरल मल्टीलैटरल APA ओनली इफ, हम बायलैटरल या मल्टीलैटरल APA तभी एक्सेप्ट करेंगे जब टैक्स ट्रीटी में आर्टिकल 9(2) ऑफ OECD मॉडल वाला आर्टिकल जो है वो मौजूद होगा। आर्टिकल 9(2) ऑफ OECD ये कहता है कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ ट्रांजैक्शन होती है तो एक ही देश उसको टैक्स करेगा, दोनों देश उस पर टैक्स नहीं कर सकते, और अगर दूसरे देश ने उस पर टैक्स किया है तो दूसरे देश को उसको टैक्स का क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर इस तरह के प्रावधान जो है वो टैक्स ट्रीटी में है तो ही हम बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अभी एडवांटेजेस की बात करते हैं कि साहब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये सर्टेनिटी देते हैं कि साहब हमने एक एग्रीमेंट कर लिया, उसमें सारी बातें लिख ली, तो फ्यूचर में कोई लिटिगेशन अराइज होने के चांसेस नहीं हैं। ये एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, अब एग्रीमेंट हो गया, आप आराम से बैठ के बिजनेस कीजिए, ट्रांजैक्शंस कीजिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं इन डेवलपिंग प्रैक्टिकल अप्रोचेस फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर प्राइसिंग इशूज़। हाँ जी, आप जितने भी आपके TP के इशूज़ हैं वो आप एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पोटेंशियल डबल टैक्सेशन थ्रू बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल APAs। जो डबल टैक्सेशन के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको ये एड्रेस करते हैं APAs। इट रिड्यूसेस कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस कॉस्ट कैसे, जो फ्यूचर में लिटिगेशन है उसमें जो समय और पैसा बर्बाद होने वाला है ये सेव करता है। ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंटेशन पे आपका पैसा बच सकता है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में साफ क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको मेंटेन करनी है। रिड्यूस द बर्डन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। हाँ जी, ये भी डॉक्यूमेंटेशन में आपकी हेल्प करता है। एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है दैट व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर नीड टू मेंटेन, और कौन कौन सी टर्म्स और कंडीशंस जो है वो एग्रीमेंट में मेंशन है और आपको उसको कंप्लाई कर देना है। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। सेक्शन 92CC इज़ द रिलेवेंट सेक्शन दैट एनेबल द बोर्ड को भी अप्रूवल लेनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से APA एंटर करने के लिए टैक्स पेयर के साथ।
टू एंटर इनटू एपीए विद एनी पर्सन अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हाँ जी, पर्पस ऑफ एपीए, एपीए का पर्पस क्या होता है? द एपीए शैल रिलेट टू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टू बी entered by any such person. The AP shall be entered into for the purpose of determination of arm length price. Important purpose, the core and crux purpose of entering into APA is determination of arm length price. या तो ये हो जाए या फिर उसको डिटरमाइन करने का तरीका जो है वो एग्रीमेंट में लिख दिया जाए, और स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द आर्म लेंथ प्राइस शैल बी डिटरमाइंड in relation to such international transaction. Transaction has to be specified. Why specified? Only those transactions which are mentioned in the agreement. सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो एपीए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर एपीए लग जाएगा। सो एपीए लेने का पर्पस, एपीए लेने का उद्देश्य ये है कि साहब आर्म लेंथ प्राइस हमें पता चल जाए, या फिर आर्म लेंथ प्राइस को निकालने का, हाउ टू डिराइव द आर्म लेंथ प्राइस, उसका हमें तरीका पता चल जाए। हाँ जी, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। द मैनर फॉर आर्म लेंथ प्राइस रिफर में इंक्लूड्स रिफर टू इन सेक्शन 92C1 और एनी अदर मेथड विद नेसेसरी एडजस्टमेंट्स और वेरिएशन। अब साहब एग्रीमेंट में आर्म लेंथ प्राइस जो है वो कैलकुलेट कैसे होगी? या तो जो मेथड्स दिए गए हैं सेक्शन 92C1 में, या तो वो वाला मेथड में से कोई सा भी रिलेवेंट मेथड जो है वो एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया जाएगा, या फिर कोई सा भी मेथड, एनी अदर सुटेबल मेथड विद द सुटेबल एडजस्टमेंट्स जो है वो एग्रीमेंट में आप मेंशन कर देंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 92C एंड CA। एक बार आपने एपी एंटर कर लिया तो आपके ऊपर सेक्शन 92C और CA के प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब कि आपको अपनी आर्म लेंथ प्राइस जो है वो बाय कीपिंग इन व्यू एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए ही कैलकुलेट करनी है। मतलब कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में ओवरराइडिंग इफेक्ट्स की पावर है ओवर द सेक्शन 92C एंड सेक्शन 92CA फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। एक बार एपीए साइन हो गया तो 92C एंड CA आर इररिलेवेंट फॉर यू। आपके लिए एएलपी निकालने के लिए एपीए साइन होने के बाद सर्वोपरि है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एपीए की वैलिडिटी साहब, एपीए उस समय तक वैलिड रहेगा जो एग्रीमेंट में डिफाइंड है, जो कि 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। नो केस इट शुड एक्सीड 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर्स। मैक्सिमम एपीए आप एक बार में साइन कर सकते हैं 5 साल के लिए। एपीए जो है उसका एक बाइंडिंग नेचर होता है। शैल बी बाइंडिंग ऑन द पर्सन द टैक्स पेयर हु इज एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के ऊपर भी जो है वो एपीए जो है बाइंडिंग होता है। प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर और उनके सारे सबऑर्डिनेट्स को जो है एपीए फॉलो करना होता है। सो एपीए हैज़ अ बाइंडिंग नेचर। एपीए कब बाइंडिंग नेचर में नहीं होता? व्हेन एपीए इज़ नॉट बाइंडिंग। अगर लॉ में कुछ चेंज हो जाए एपीए एंटर करने के बाद, या फिर फैक्ट्स बदल जाएं। पहले आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का नेचर, फैक्ट्स कुछ और था, आपने एपीए एंटर करा, कुछ समय बाद आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का नेचर और फैक्ट्स बदल गया, राइट। टेस्टेड पार्टी बदल गई, प्रोडक्ट बदल गया, सर्विस बदल गई, तो वहाँ पे जो है वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का बाइंडिंग नेचर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन के रिलेवेंट फैक्ट्स बदल चुके हैं, या फिर अगर कोई लॉ में चेंज आया है और उसका उस सीधी ट्रांजैक्शन पे कुछ इम्पैक्ट आता है, तो भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का जो बाइंडिंग नेचर है वो मेंटेन नहीं रहता है। कंडीशन टू बी डिक्लेयर्ड एपीए एज वॉइड एब इनिशियो। हाँ जी, जहाँ पे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो मान लिया जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से ही द एग्रीमेंट इज़ नॉट वैलिड। अगर आपने एग्रीमेंट किसी फ्रॉड तरीके से लिया, डिपार्टमेंट को गलत जानकारी देके लिया, या फिर आपकी कुछ इंटेंशंस गलत थी, टैक्स चुराने की इंटेंशंस थी, आपको फ्रॉड करना था, आपने इस इंटेंशन से अगर एग्रीमेंट लिया और आप पकड़े गए, तो ये माना जाएगा कि आपके ने कभी जो है वो एग्रीमेंट एंटर ही नहीं किया। सो दिस एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। आपने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन देके एग्रीमेंट एंटर किया, देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो। बोर्ड उस एग्रीमेंट को बाय पासिंग एन ऑर्डर जो है वो वॉइड एब इनिशियो कर देगा विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेयरिंग एपीए एज वॉइड एब इनिशियो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? आपके ऊपर सारे इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान एज इट इज़ लगते हैं कि आपने कभी एपीए एंटर किया ही नहीं था, राइट। मतलब आपके ऊपर वो सेक्शन 92C जो है वो प्रॉपरली एप्लीकेबल हो जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि आपने कभी एपीए एंटर ही नहीं किया था। और जो द पीरियड बिगनिंग विद द डेट ऑफ सच एपीए एंड एंडिंग ऑन द डेट द ऑर्डर डिक्लेयरिंग एपीए इज वॉइड ऑफ इनिशियो, ये वाला जो पीरियड है, मतलब वो वाला पीरियड जब आपने एपीए एंटर किया और उस पीरियड तक जहाँ पे एपीए वॉइड ऑफ इनिशियो हुआ,
कुछ भी टाइमलाइन अगर कैलकुलेट करनी है हमें इनकम टैक्स एक्ट में, तो आपको ये वाला पीरियड जो है वो हटाना पड़ेगा। और इस पीरियड को हटाने के बाद भी अगर टाइम लिमिट 60 दिन से कम की बचती है तो उसको वापस से 60 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई नोटिस इशू होना है, कोई कार्रवाई होनी है, तो आपने अगर झूठ बोल के, मिस रिप्रेजेंटेशन दे के या गलत फैक्ट्स दे के एपीए लिया, तो जिस दिन से एपीए लिया और जब तक उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया, ये वाली टाइम पीरियड, टाइमलाइन किसी भी नोटिस को इशू करने के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। ये वाली टाइमलाइन हटाने के बाद अगर पीरियड 60 डेज से कम बचता है तो उसको फर्दर 60 डेज और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। हाँ जी। If an application is made by a person for entering into an APA, then the proceedings in respect of such person for the procedure shall be deemed to be pending। अगर आपने APA की एप्लीकेशन लगा दी है और आपकी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट पेंडिंग है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपके ऊपर डिपार्टमेंट में एक प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग है। तब देयर इज अ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एग्जिस्ट अपॉन यू इन द डिपार्टमेंट। अभी बात करते हैं प्रिस्क्राइब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट स्कीम के बारे में। हाँ जी, रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 92CC। रिलेवेंट सेट ऑफ रूल्स है रूल 10F टू रूल 10T। ये सारे रूल्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को अगर एग्जीक्यूट करना है बाय द एप्लीकेंट एंड द CBDT, तो क्या रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कहाँ पे एग्रीमेंट डिनाई होगा, कहाँ पे एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, कौन कौन सी कंडीशंस एग्रीमेंट में होनी चाहिए, और क्या फ़ीस लगती है एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके जो है वो फाइनलाइज करने की। प्री फाइलिंग कंसल्टेशन का भी यहाँ पे प्रोविज़न है। तो आइए ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस लेक्चर में। रिलेवेंट रूल है रूल 10F टू रूल 10T। Yes, who is empowered to frame the scheme? The Central Board of Direct Taxes is empowered to frame the scheme and to lay down the manner, the form, the procedure and everything that governs the execution of advance pricing agreement scheme. Now, the first point is who is eligible. उसकी बात करता है रूल 10G। हाँ जी, कौन एलिजिबल है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की एप्लीकेशन लगाने के लिए? एनी पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स में पता है, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन। एनी पर्सन हु अंडरटेकन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो पर्सन जिसने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है या फिर करने जा रहा है और इज कंटम्पलेटिंग टू अंडरटेक एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हाँ जी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमें पता है, हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें से दोनों में से कोई एक जो है वो नॉन रेजिडेंट होता है। दोनों भी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं और वो किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे सेल की हो, चाहे परचेज़ की हो, सर्विसेज की हो, प्रॉपर्टी की हो, इंटरेस्ट की हो, रॉयल्टी की हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हो, किसी भी चीज़ की हो, उसको हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। वो पर्सन एलिजिबल है टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट एज पर दीज रूल्स। हाँ जी, दिस इज़ द एलिजिबिलिटी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या तो की है या फिर कोई पर्सन करने वाला है, तो वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है उसकी एप्लीकेशन लगा सकता है। नेक्स्ट इज़ प्री फाइलिंग कंसल्टेशन। अगर यहाँ पे पर्सन एप्लीकेंट के दिमाग में कोई डाउट्स हैं तो वो प्री फाइलिंग कंसल्टेशन प्रोसीजर के थ्रू जो है वो अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकता है। यहाँ पे जो है टैक्सेशन लॉज को फ्रेंडली बनाने के लिए प्री फाइलिंग कंसल्टेशन भी जो है वो एक रूल में मेंशन है, एंड द रिलेवेंट रूल इज़ रूल 10H। हाँ जी, देखते हैं। एनी पर्सन प्रपोजिंग टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट अंडर दीज रूल्स में बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग। आपको अगर प्री फाइलिंग कंसल्टेशन लेनी है तो एक राइटिंग में एप्लीकेशन दे दीजिए। एंड रिक्वेस्ट फॉर प्री फाइलिंग कंसल्टेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। किसको देनी है एप्लीकेशन? टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। प्री फाइलिंग कंसल्टेशन में आप क्या क्या पूछ सकते हैं? स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट, किस तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग इशूज़ जो हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे। ट्रांसफ़र प्राइसिंग एग्रीमेंट, जो आर्म लेंथ प्राइस है, जो ट्रांसफ़र प्राइस है, उसकी सुटेबिलिटी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की। डिस्कस ब्रॉड टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट की ब्रॉड टर्म्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। प्री फाइलिंग कंसल्टेशन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द बोर्ड एज वेल एज ऑन द पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अगर प्री फाइलिंग कंसल्टेशन के बाद आपका डिसीजन चेंज हो जाता है कि हमें एग्रीमेंट नहीं करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। प्री फाइलिंग कंसल्टेशन लेना कोई बाइंडिंग स्टेप नहीं है कि आपको एग्रीमेंट जो है वो करना ही करना पड़ेगा। नॉट बी डीम टू मीन दैट अ पर्सन इज अप्लाइड फॉर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। और ऐसा भी नहीं है कि ये मान लिया जाएगा कि आप जो है वो एग्रीमेंट अप्लाई करना चाहते हैं अगर आपने प्री फाइलिंग कंसल्टेशन ली है तो। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फॉर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट रूल 10I। जो भी पर्सन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट
एंटर करना चाहता है वो एप्लीकेशन दे सकता है विद पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, रिक्विजाइट फीस 5 लाख रुपए फीस लगती है साहब। हाँ जी, किसको देनी है एप्लीकेशन? टू द डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन को जो है वो एप्लीकेशन देनी है। किस केस में? अगर यूनिलैटरल एग्रीमेंट, हमने पढ़ा था 3 तरह के एग्रीमेंट होते हैं, यूनिलैटरल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल। अगर यूनिलैटरल एग्रीमेंट है तो डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल टैक्सेशन को आपको जो है वो एप्लीकेशन देनी है। और अगर बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है तो किसको एप्लीकेशन देनी है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया। हाँ जी, ये है एप्लीकेशन के बारे में। द एप्लीकेशन में भी फाइल्ड एट एनी टाइम बिफोर। हाँ जी, अभी एप्लीकेशन आपको किस समय फाइल करनी है? बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द फर्स्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच द एप्लीकेशन इज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ अ कंटिन्यूस नेचर फ्रॉम डीलिंग दैट आर ऑलरेडी ऑकरिंग। अगर रिकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शंस है और आप उन ट्रांजैक्शंस को ऑलरेडी इनकर कर चुके हो, उन ट्रांजैक्शंस को आप ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हो, तो जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसका जो प्रीवियस ईयर है उसके फर्स्ट डे से पहले आपको एप्लीकेशन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की जो फाइल कर देनी है। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आप असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, इसका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2019-20, तो आपको 1 अप्रैल 2019 से पहले आपको ये एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी फॉर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अगर दूसरे तरीके की ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब वो ट्रांजैक्शन जो अभी ऑकर नहीं हुई हैं, उन ट्रांजैक्शंस के होने से पहले, बिफोर अंडरटेकिंग सच ट्रांजैक्शंस, आपको अपनी एप्लीकेशन लगा देनी है। किसी भी समय एप्लीकेंट जो है अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता है एट एनी टाइम बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। जब तक एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं होता तब तक एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता है, बट एप्लीकेशन विड्रॉ करने के बाद जो फीस पे करी है एप्लीकेंट ने वो रिफंड डिपार्टमेंट नहीं करेगा। द फीस इज़ नॉन रिफंडेबल। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी एग्रीमेंट फाइनलाइज करना है तो बोर्ड को अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। हाँ जी, बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बाय इट्स ओन कैन नॉट अप्रूव द एग्रीमेंट। CBDT हैज़ टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, मोटी मोटी बातें करते हैं। टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट में क्या हो सकता है? 2 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स आर वेरी एक्सटेंसिव एंड वेरी डिटेल्ड एग्रीमेंट्स कवरिंग लॉट मेनी एरियाज। ये बात करता है रूल 10M। इम्पॉर्टेंटली जो है वो क्या क्या कवर होता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कवर्ड बाय द एग्रीमेंट, किस तरीके की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो एग्रीमेंट में कवर्ड है। ट्रांसफर प्राइसिंग मैथडोलॉजी, कि ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करने का या डिटरमाइन करने का जो तरीका है वो क्या होगा। ALP डिटरमाइन करने का तरीका क्या होगा। और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो एग्रीमेंट में क्या क्या हैं वो भी यहाँ पे कवर होंगी। क्रिटिकल अजम्पशंस क्या क्या हैं, क्रिटिकल अजम्पशंस हमने क्या क्या एज्यूम किया है एग्रीमेंट में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। रोल बैक प्रोविजंस, अगर आपने रोल बैक के लिए भी अप्लाई किया है, रोल बैक मतलब आप पीछे जिस साल के लिए अप्लाई किया उसके पीछे 4 साल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं रोल बैक प्रोविजंस। अभी डिटेल में पढ़ेंगे रोल बैक प्रोविजन। अगर आपने रोल बैक प्रोविजन के अप्लाई किया है तो रोल बैक प्रोविजन का क्लॉज भी आपको एग्रीमेंट में डालना पड़ेगा। द कंडीशंस इफ़ एनी अदर प्रोवाइडेड इन द एक्ट और दीज रूल्स, अगर और कोई कंडीशन भी है जो रिलेवेंट है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में तो वो भी उसका पार्ट बन जाएगी। हाँ जी, द एग्रीमेंट शैल नॉट बी बाइंडिंग बाय द बोर्ड और ऑन द एसएससी इफ देयर इज अ चेंज इन एनी ऑफ द क्रिटिकल अजम्पशन और फेलियर टू मीट कंडीशन सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू। अगर क्रिटिकल अजम्पशन चेंज होती है, राइट, जो क्रिटिकल अजम्पशंस हैं जो आपने एग्रीमेंट साइन करते वक्त एज्यूम की कि साहब ये मान लेते हैं कि ऐसा होगा, जब ट्रांजैक्शन रियलिटी में एग्जीक्यूट हुई और वो क्रिटिकल अजम्पशंस जो है वो दे आर नॉट प्रूव टू बी एज इट इज़, और वो क्रिटिकल अजम्पशंस जो है वो ऐसा लगता है कि गलत एज्यूम की गई थी एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, देन द एग्रीमेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द बोर्ड एज वेल एज ऑन द एसएससी। The binding effect of the agreement shall ceases only if any party given due notice of the concerned other party or parties हाँ जी, आप नोटिस दे के भी द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट शैल सीजेस, जो बाइंडिंग इफेक्ट है एग्रीमेंट का दैट विल गोइंग टू स्टॉप ओनली इफ एनी पार्टी हैज़ गिवन ड्यू नोटिस ऑफ द कंसर्न
अदर पार्टी और पार्टीज, कोई भी पार्टी, यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक एप्लीकेंट और एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कोई भी नोटिस देके जो है वो एग्रीमेंट की एप्लीकेबिलिटी को रोक सकता है। In case there is any change in the critical assumption or failure to meet the condition subject to which the agreement has been entered into, an agreement can be revised or cancelled as the case may be। अगर कोई critical assumption जो है वो चेंज हो जाती है या फिर कोई कंडीशन जब हमने एग्रीमेंट साइन किया था, एग्रीमेंट में मेंशन की थी और वो कंडीशन चेंज होती है, तो आप या तो उस एग्रीमेंट में जो कंडीशन है उसको चेंज कर दीजिए, राइट। एग्रीमेंट या तो रिवाइज कर लीजिए कंडीशन चेंज करके, या फिर आप उस एग्रीमेंट को जो है वो कैंसिल कर दीजिए एज अ केस में भी। जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक कंप्लाइंस, आपको एक एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी कि हाँ साहब आपने जो एपी एंटर किया है आप प्रॉपर्ली उसके साथ कंप्लाई कर रहे हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की, जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है यू आर कंप्लाइंग विद ऑल द कंडीशंस, ये कहता है रूल 10O। हाँ जी, असेसी को फर्निश करनी है एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट इन quadruplicate copies to the prescribed officer, that is Director General of Income Tax International Taxation, for each year covered in the agreement। हाँ जी, कब फर्निश करनी है? Within 30 days of due date of filing of income tax return for the year or within 90 days of entering into an agreement whichever is later। या तो रिटर्न फाइल की जो ड्यू डेट है उसके 30 दिन में, या फिर जब आपने एग्रीमेंट एंटर किया है उसके 90 डेज में, विच एवर इज़ लेटर, जो है आपको अपनी एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन को सबमिट कर देनी है। कंप्लाइंस ऑडिट भी जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर आपकी करेगा एज पर रूल 10P। द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर हैविंग द जुरिसडिक्शन ओवर द एसएससी शैल कैरी आउट द कंप्लाइंस ऑडिट ऑफ द एग्रीमेंट फॉर ईच ऑफ द ईयर कवर्ड इन द एग्रीमेंट। For this purpose, the transfer pricing officer may require the assessee to substantiate compliance of the agreement। यहाँ पे इस ऑडिट में जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर जो है वो एसएससी को बोलेगा दैट आप ये मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट में मेंशन्ड है आप उनको उनकी प्रॉपर कंप्लायंस कर रहे हैं। द एसएससी हैज़ टू सबमिट एनी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टू एस्टैब्लिश द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट हैज़ बीन कंप्लाइड विद। एसएससी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी, डिटेल्स देनी होगी कि साहब जो भी कंडीशंस एग्रीमेंट में मेंशन्ड है हम पूरी कंप्लाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कंप्लायंस रिपोर्ट भी सबमिट करनी है ऑफिसर को। द कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड बाय द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। कब सबमिट करनी है? विद इन 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच द एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट इज रिसीव बाय द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट कौन फाइल करेगा? एसएससी। और जो कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कौन फाइल करेगा? कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेगा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समय सीमा है 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, जब उसको एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो रिसीव हुई है। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट की बेसिकली वो ऑडिट करेगा, उसके बाद वो अपनी एनुअल कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा कि इन्होंने जो कंप्लायंस रिपोर्ट मुझे सबमिट करी है वाकई में सही है या नहीं है। रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट, हाँ जी, अगर कोई कंडीशन चेंज होती है, कोई क्रिटिकल अजम्पशन चेंज होती है तो आप एग्रीमेंट रिवाइज भी कर सकते हैं। ये कहता है हमारा रूल 10Q। एन एग्रीमेंट आफ्टर बीइंग एंटर्ड इनटू मे बी रिवाइज बाय द बोर्ड इधर स्यू मोटो, या तो स्यू मोटो बोर्ड रिवीजन दे सकता है, और एसएससी की रिक्वेस्ट देके भी जो है वो एग्रीमेंट जो है वो रिवाइज किया जा सकता है। और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, कब एग्रीमेंट जो है वो रिवाइज किया जा सकता है? अगर कोई क्रिटिकल अजम्पशन में चेंज हो जाए या क्रिटिकल अजम्पशंस जो है हम उसको कंप्लाई नहीं कर पाएँ, जब एग्रीमेंट करते वक्त हमने जो एज्यूम की थी, कोई लॉ चेंज हो जाए, लोगों कोई प्रोविज़न चेंज हो जाए, सेक्शन चेंज हो जाए, जो मैटर कवर किया गया है एग्रीमेंट में, देयर इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अदर कंट्रीज रिक्वेस्टिंग रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंट इन केस ऑफ बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। अगर बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अगर कोई रिक्वेस्ट आई है कि साहब आप एग्रीमेंट को जो है वो रिवाइज कर दीजिए, तो उस केस में भी एग्रीमेंट जो है वो रिवाइज किया जा सकता है। Except when the government is proposed to be revised on the request of the SSC, the agreement shall not be revised unless an opportunity of being heard has been provided to the SSC and the SSC is in agreement with the proposed revision। अगर गवर्नमेंट को रिवीजन करना है, एसएससी ने अगर रिवीजन की एप्लीकेशन दी है तो शो कोज नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट सो मोटो रिवीजन करना चाहती है, डिपार्टमेंट सो मोटो रिवीजन करना चाहता है, बोर्ड सो मोटो रिवीजन करना चाहता है, तो बोर्ड को उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ज़रूरी है।
द रिवाइज एग्रीमेंट शैल इंक्लूड द डेट। हाँ जी, रिवाइज एग्रीमेंट में डेट इंक्लूड होगी कि साहब इस डेट से इस डेट तक पुराना वाला एग्रीमेंट चलेगा और इस डेट से इफेक्टिव हो जाएगा हमारा रिवाइज वाला एग्रीमेंट। कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैंसिल भी हो जाता है साहब। रूल 10R जिसकी बात करता है, एन एग्रीमेंट शैल बी कैंसिल्ड बाय द बोर्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो कंप्लायंस ऑडिट है उसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स आई हैं फेलियर की, कि आपने जो कंडीशंस थी एग्रीमेंट को उनको कंप्लाई नहीं किया। अगर ऐसी कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट आती है तो एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है। एसएससी ने समय पे कंप्लायंस रिपोर्ट, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट जो फाइल करनी होती है वो फाइल नहीं की। अगर कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल की और उसमें कुछ मटेरियल एरर्स हैं, कंटेन्स मटेरियल एरर्स, देन ऑल्सो द एग्रीमेंट कैन बी कैंसल्ड। द एसएससी इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द रिविजन प्रपोज इन द एग्रीमेंट और द एग्रीमेंट इज टू बी कैंसल्ड अंडर रूल 10RA 7। जो रिवीजन होना है एग्रीमेंट में एसएससी उसके साथ एग्री नहीं है तो भी एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है। द बोर्ड शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी बिफोर प्रोसीडिंग टू कैंसिल एन एप्लीकेशन। बोर्ड को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना कंपलसरी है एसएससी को एग्रीमेंट कैंसिल करने से पहले। नेक्स्ट देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना कंपलसरी है। एंड शैल प्रोवाइड रीजंस फॉर कैंसिलेशन, और उस ऑर्डर में साफ साफ जो है कैंसिलेशन के रीजंस जो हैं वो भी मेंशन होने चाहिए। मतलब इट हैज़ टू बी एंड हम इस तरीके के ऑर्डर को बोलते हैं, इट हैज़ टू बी एंड स्पीकिंग ऑर्डर। हाँ जी, इसको बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब बोलता हुआ ऑर्डर होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। उसमें कैंसिलेशन के रीजंस होने चाहिए कि अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एसएससी सबमिशन, जाहिर सी बात है जब भी नोटिस दिया जाएगा कि हम आपका एपीए कैंसिल करना चाहते हैं एंड प्लीज़ सबमिट योर सबमिशंस बाय दिस डेट, तो यहाँ पे एसएससी जो है वो भी अपने कुछ सबमिशंस जो हैं बिफोर ड्यू डेट तक सबमिट करेंगे। तो उस ऑर्डर में ये भी मेंशन होना चाहिए कि ये कारण है इसलिए हम जो है एपीए एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं, और एसएससी ने जो सबमिशंस दिए हैं व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग and why those submissions are not acceptable to us and still we are proceeding to cancel the agreement, ये राइटिंग में ऑर्डर पास करना पड़ेगा बोर्ड को। नेक्स्ट देखते हैं द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन शैल ऑल्सो स्पेसिफाई द अफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। हाँ जी, जो ऑर्डर है वो अफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन भी जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी डेट से दिस एग्रीमेंट विल गोइंग टू स्टैंड एज कैंसल्ड। नेक्स्ट देखते हैं द ऑर्डर अंडर द एक्ट डिक्लेयरिंग द एग्रीमेंट एज वॉइड हैव इनिशियो ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट शैल बी इन राइटिंग एंड शैल प्रोवाइड रीजंस फॉर सच डिक्लेरेशन एंड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एसएससी सबमिशन इफ एनी। अगर कैंसिल हो रहा है या फिर जो है एग्रीमेंट वॉइड हैव इनिशियो डिक्लेयर किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि एसएससी ने एग्रीमेंट जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके, गलत फैक्ट्स देके ऑब्टेन किया था, तो ये वाला ऑर्डर ऑफ डिक्लेयरिंग एग्रीमेंट एज वॉइड एब इनिशियो, ये वाला ऑर्डर भी जो है बोर्ड को राइटिंग में पास करना पड़ेगा, उसमें रीजंस लिखने पड़ेंगे और उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो एसएससी के सबमिशंस हैं हम उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपने एक एप्लीकेशन लगा दी है एपीए एंटर होने की, इस एप्लीकेशन की वजह से जो ऑपरेशन ऑफ प्रोविजंस एज कंटेन्ड इन चैप्टर 10 है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन एज कंटेन्ड इन चैप्टर 10 जो है, आप उसको जो है वो स्टैंड आउट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रिवेंट द ऑपरेशंस ऑफ प्रोविजंस एज कंटेन्ड इन चैप्टर 10 बाय मेयर फाइलिंग एन एप्लीकेशन ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई नोटिस आपके पास आ जाता है तो यू कैन नॉट टेक द स्टैंड दैट हमने एपीए की एप्लीकेशन लगा रखी है तो हमारे ऊपर चैप्टर 10 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चैप्टर 10 के प्रोविजंस तब तक आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे जब तक एपीए एंटर नहीं हो जाता, जब तक एपीए एग्जीक्यूट साइन नहीं हो जाता, तब तक आपके ऊपर चैप्टर 10 के प्रोविजंस जो हैं वो एज इट इज़ एप्लीकेबल होते रहेंगे। एक बार साइन होने के बाद एपीए विल गोइंग टू प्रिवेल ओवर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 10। नेक्स्ट देखते हैं द नेगोशिएशन बिटवीन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अदर कंट्री और कंट्रीज इन केस ऑफ बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री और कंट्रीज।
हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जब भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हमने पढ़ा था, जब बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे तो एक तो एसएससी है, दूसरी अथॉरिटी क्या होगी, यूनिलैटरल एग्रीमेंट के केस में अथॉरिटी होती है बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और मल्टीलैटरल और बायलैटरल एग्रीमेंट्स के केस में अथॉरिटी होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होंगे, जब भी नेगोशिएशन होगी इन द प्रोसेस ऑफ साइनिंग एन एग्रीमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ साइनिंग एन एपीए, तो वो नेगोशिएशंस होंगी बाय कीपिंग इन व्यू द टैक्स ट्रीटीज दैट साइंड बाय बोथ द कंट्रीज, कि टैक्स ट्रीटी में हमने क्या जो है वो एग्री किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एपीए साइन किया जाएगा। हाँ जी, अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजन फॉर रोल बैक इन एपीए स्कीम। रिलेवेंट सेक्शन इज सेक्शन 92CC। रोल बैक का क्या मतलब है? रोल बैक का मतलब है आपने एपीए लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई और आप फ्यूचर लिटिगेशन नहीं चाहते हैं, तो आप ये एप्लीकेशन लगाते वक्त आगे एप्लीकेशन जब आपने लगाई तो 5 साल तक आप जो है वो मैक्सिमम एपीए ले सकते हो, आने वाले 5 साल तक। तो आप ये भी डिपार्टमेंट से कह सकते हो कि साहब हम पिछले कई सालों से जो है इसी सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ करते आ रहे हैं, तो इस पर भी आप हमें एपीए दे दीजिए पीछे वाले सालों के लिए। हाँ जी, जब भी आप पीछे वाले सालों के लिए एपीए लेने की रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट से, उसको हम बोलते हैं रोल बैक प्रोविजंस। हाँ जी, मतलब कि वो एपीए जो आपको इस साल के लिए और आगे आने वाले सालों के लिए मिलने वाला है, उसके इफेक्ट्स जो है वो पीछे वाले सालों पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब कि वहाँ पे भी एपीए प्रवेल करेगा, जो आपने एपीए में एग्री कर लिया है दैट विल गोइंग टू प्रवेल। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, जो टीपी ऑडिट्स होने हैं, टीपी असेसमेंट्स होने हैं, वहाँ पे आपको सर्टेनिटी मिल जाएगी कि हाँ हमने अब एपीए रोल बैक करवा लिया है, तो हमारे पीछे वाले साल भी सेफ हो गए और आगे आने वाले साल भी जो है वो सेफ हो गए, बिकॉज वी आर इन टोटली कंप्लाइंग विद द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो देखते हैं रोल बैक प्रोविजंस इन एपीए स्कीम। In order to reduce current pending as well as future litigation in respect of transfer pricing matters, Section 92CC 9A provides rollback mechanism in the APA scheme। हमारे यहाँ पे rollback mechanism है, relevant section है Section 92CC subsection 9A। Accordingly APA में subject to such prescribed conditions, कुछ conditions हमारे पास यहाँ पे हैं, procedures हैं, manner है, providing for determination of LPA, ALP, or for specifying the manner in which ALP is to be determined in relation to international transaction entered into by a person during any period not exceeding 4 years preceding the first of the previous year for which APA applied in respect of international transactions to be undertaken। मतलब आप जो है हमारे पास एक अरेंजमेंट है रोल बैक प्रोविजन का, जिसमें हम प्रॉपर आपको कंडीशंस बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे, मैनर बताएंगे कि आप किस तरीके से एपीए के प्रोविजंस को रोल बैक जो है वो करवा सकते हैं और आप रोल बैक का बेनिफिट ले सकते हैं मैक्सिमम पीछे 4 सालों तक इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन दैट पीरियड। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एपीए की स्कीम को इम्प्लीमेंटेबल बनाने के लिए सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 23/2015, 14 मार्च 2015 को पावर्स एक्सरसाइज की गई थी 92CC 9A और सेक्शन 295 की, जिस नोटिफिकेशन में सीबीडीटी ने कंडीशंस बताई, प्रोसीजर बताया और मैनर बताया किस तरीके से आप आर्मलेंथ प्राइस निकालेंगे या फिर वो तरीका डिटरमाइन करेंगे जिससे आर्मलेंथ प्राइस निकल जाए, किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए रोल बैक प्रोविजंस जो आप इंक्लूड करने वाले हैं एपीए में। नेक्स्ट देखते हैं रिलेवेंट रूल्स फॉर रोल बैक प्रोविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट as well as important for conceptual clarity as well as examination point of view। Rule 10FBA definition of applicant, a person who has made an application। एक बार और वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है एपी के लिए, जिसने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडरटेक की है और द पर्सन हु इज कंटम्पलेटिंग टू अंडरटेक एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो पर्सन जो है वो एपीए में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एलिजिबल है। डेफिनेशन ऑफ रोल बैक ईयर, रोल बैक ईयर मतलब पीछे आने वाले सालों पे जिस पे एपी अप्लाई हो जाएगा उसकी डेफिनेशन क्या है, नॉट एक्सीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर्स रिफर टू इन सेक्शन 92CC 4। मतलब आपने जब आपकी एप्लीकेशन लगाई उसके पीछे 4 साल
द पीरियड विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। हाँ जी, पीछे आने वाले 4 साल के लिए जो है आप रोल बैक अपना APA करवा सकते हैं। रूल 10MA, रोल बैक ऑफ द एग्रीमेंट। द सेड रूल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। अभी एग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? प्रोवाइड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ALP के किस तरीके से ALP कैलकुलेट होगी, या फिर वो मैनर बता दीजिए आप जिस तरीके से ALP कैलकुलेट करनी है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द रोल बैक ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीमेंट शैल कंटेन रोल बैक प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग नेमली। हाँ जी, क्या क्या कंडीशंस होंगी रोल बैक प्रोविजंस के केस में? पहली कंडीशन देखते हैं, द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज सेम एज द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टू विच द एग्रीमेंट अदर देन द रोल बैक प्रोविजन अप्लाइज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। जब आपने रोल बैक प्रोविजन के लिए अप्लाई किया कि साहब हमें आगे आने वाले 5 सालों के लिए जो है वो APA साइन करना है, जब आपने नॉर्मल APA की एप्लीकेशन लगाई उस समय अगर आपको रोल बैक लेना है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो नेचर है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का वो अलग नहीं होना चाहिए। दैट हैज़ टू बी द सेम एज द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टू विच द एग्रीमेंट अप्लाइज। हाँ जी, जो नेचर है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का वो सिमिलर होना चाहिए जिस नेचर पे एग्रीमेंट अप्लाई होता है। मतलब जो आपने एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया हुआ है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का नेचर, पिछले 4 साल में भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का नेचर जो है वो सिमिलर होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको रोल बैक की जो आपकी एप्लीकेशन है वो डिनाई कर दी जाएगी। सेकेंड कंडीशन है, द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द रिलेवेंट रोल बैक ईयर्स हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट बिफोर द ड्यू डेट। मतलब ड्यू डेट तक जो है रोल बैक प्रोविजन की ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सबमिट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1) जो है वो फाइल हो जानी चाहिए। अगर कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड है तो रोल बैक प्रोविजंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट समय पर फाइल हो जानी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 92E। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट किसी भी साल की फाइल नहीं है तो रोल बैक प्रोविजन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, the applicability of rollback provision in respect of an international transaction has been requested by the applicant for all the rollback years to which the said international transaction has been undertaken by the applicant। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द ब्लॉक ऑफ 4 years। आपके पास लिबर्टी नहीं है कि आप पिछले 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए अप्लाई कर दें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 4 साल में से किसी 1 साल में वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, तो इस केस में रोल बैक प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। बट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पिछले 4 साल पे जो है वो रोल बैक प्रोविज़न अप्लाई हो जाएंगे, प्रोवाइडेड उन सालों में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो होनी चाहिए। किस फॉर्म में आपको एप्लीकेशन देनी है रोल बैक की? फॉर्म 3CEDA में इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 5। हाँ जी, रोलबैक प्रोविजन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर अ रोलबैक ईयर इफ। रोलबैक प्रोविजंस का बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाएगा अगर इफ द डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस ऑफ द सेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर द सेड ईयर हैज़ बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अपील बिफोर द ITAT and ITAT has passed an order disposing of such appeal at any time before signing of the agreement। रोलबैक प्रोविजन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा अगर आर्म लेंथ प्राइस के डिटर्मिनेशन का मैटर ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग था और ITAT ने वो मैटर जो है वो डिसाइड कर दिया है, ऑर्डर पास कर दिया है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको रोल बैक प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ITAT ने जो है उस पर अपना जजमेंट दे दिया है एंड ITAT इज़ द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। तो उसमें आप उसके जजमेंट में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते APA साइन करके। तो जो ITAT ने डिसाइड कर दिया दैट इज़ द फाइनल थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज ITAT इज़ द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। तो जो ALP ITAT ने अपने ऑर्डर में कंफर्म कर दी है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसमें आपको रोल बैक का बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। द एप्लीकेशन ऑफ रोल बैक प्रोविजन हैज़ द अफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टोटल इनकम और इंक्रीजिंग द लॉस एज द केस में बी ऑफ द एप्लीकेंट इज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द सेड ईयर। हाँ जी, अगर आपने एप्लीकेशन रोल बैक प्रोविजन की लगाई और रोल बैक प्रोविजन की एप्लीकेशन लगाने से जो है आपकी टोटल इनकम रिड्यूस होती है या फिर लॉसेस इंक्रीज होते हैं, मतलब
आपके लिए बेनिफिशियल सिचुएशन क्रिएट होती है तो भी आपको रोल बैक प्रोविजंस का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं रूल 10MA की, मैनर फॉर डिटरमाइनिंग आर्म लेंथ प्राइस टू बी द सेम फॉर रोल बैक ईयर्स एंड अदर प्रीवियस ईयर्स। हाँ जी, जो तरीका है आर्म लेंथ प्राइस को कैलकुलेट करने का, द मैनर फॉर कैलकुलेशन ऑफ द आर्म लेंथ प्राइस फॉर द रोल बैक ईयर्स हैज़ टू बी द सेम फॉर विच यू हैव अप्लाइड फॉर APA फॉर द रिलेवेंट ईयर ऑल्सो। देखते हैं क्या कहता है ये रूल। वेयर द रोल बैक प्रोविजन स्पेसिफाइज द मैनर इन विच द आर्म लेंथ प्राइस शैल बी डिटरमाइंड इन रिलेशन टू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन एनी रोल बैक ईयर, देन सच मैनर शैल बी द सेम as the manner which has been agreed to be provided for determining the arm length price of the same international transaction to be undertaking in any previous year to which the agreement applies। आपने एग्रीमेंट के लिए अप्लाई किया, राइट, तब आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि साहब ये मैनर रहेगा, इससे हम ALP निकाल लेंगे। बोर्ड ने भी एग्री किया कि ठीक है, नाउ दिस मेथड इज एक्सेप्टेबल। अब आप रोल बैक प्रोविजन के लिए भी जाना चाहते हो तो रोल बैक पिछले सालों में भी सेम मैनर अप्लाई होना चाहिए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम जो है जब हमने अप्लाई किया तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे बट रोल बैक में हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे विच वॉज डिफरेंट। ऐसा नहीं है। रोल बैक प्रोविजंस में जो है वो ये साफ साफ मैंशनड है कि जो पिछले 4 साल हैं, जो रोल बैक ईयर्स हैं, वहाँ पे भी मैनर जो है वो सिमिलर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फीस फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रोल बैक प्रोविजन। हाँ जी, 5 लाख रुपए की एडिशनल फीस है रोल बैक प्रोविजन के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको ये रिफंड नहीं होगी। और किस फॉर्म में आपको एप्लीकेशन फाइल कर देनी है? फॉर्म नंबर 3CEDA। इस फॉर्म में जो है आपको रोल बैक प्रोविजन की एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फीस है 5 लाख रुपीज़। हाँ जी, अब देखते हैं रूल 10RA। रूल 10RA क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर गिविंग अफेक्ट टू द रोल बैक प्रोविजन ऑफ एन एग्रीमेंट। Rule 10RA has been inserted to provide for procedure for giving effect to the rollback provisions of the agreement। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की। What procedure is to be followed for giving effect to the rollback provisions? हाँ जी, सबसे पहला स्टेप है the applicant shall furnish modified return of income। एप्लीकेंट को जितने भी रोल बैक ईयर्स के लिए उसने अप्लाई किया है उसको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उनके हिसाब से जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ALP है उसके हिसाब से ALP कैलकुलेट करते हुए एप्लीकेंट को मॉडिफाइड रिटर्न जो है वो फाइल करनी है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 92CD इन रेस्पेक्ट ऑफ रोल बैक ईयर टू विच द एग्रीमेंट अप्लाइज अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल टैक्स। हाँ जी, जाहिर सी बात है कि अगर आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर रहे हो और वो ALP के अकॉर्डिंग है, द ALP मेथड विच इज़ एग्रीड इन द एग्रीमेंट, इन द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो आपको उसके हिसाब से मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर देनी है। और मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आपने जो एडिशनल टैक्स पे किया है उसका प्रूफ भी सबमिट कर देना है। हालांकि फाइलिंग अब ई-फाइलिंग है और टैक्स चालान जो है वो ऑटोमेटिकली मैच किया जाता है, बट स्टिल यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स एंड फाइल रिटर्न ऑनलाइन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंड कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रोल बैक प्रोविजन। रोल बैक प्रोविजन के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके रिटर्न फाइल कर दें और उस पर टैक्स भी जमा करा दें। The modified return in respect of rollback year shall be furnished along with the modified return to be furnished in respect of first of the previous year for which the agreement has been requested for in the application। आपने जब एप्लीकेशन लगाई एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की, जब आपने एप्लीकेशन लगाई थी तो पहला साल जो है आपको उसकी मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर देनी है। और जो रोल बैक ईयर्स हैं पिछले 4 साल, उन सारे सालों की भी मॉडिफाइड रिटर्न जो है वो फाइल आपको कर देनी है। एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स का प्रूफ जमा कराना है और ALP कैलकुलेट करनी है एज पर द मेथड विच इज़ मेंशन्ड इन द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। हाँ जी, देखते हैं अगर कोई आपकी अपील पेंडिंग है, राइट, किसी भी ALP रिलेटेड मैटर पे कि ALP जो है वो ये होनी चाहिए या ये नहीं होनी चाहिए। अब वो अपील जो पेंडिंग है आपकी, राइट, और एप्लीकेंट ने अपील फाइल की है, अपील पेंडिंग है या तो CIT अपील्स में, ITAT में, हाई कोर्ट में फॉर अ रोल बैक ईयर ऑन द इशू विच इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रोल बैक प्रोविजन फॉर दैट ईयर। अब आपकी जो अपील पेंडिंग है, अपील पेंडेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अपील जो पेंडिंग है, राइट,
वो अपील जो है वो आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर वो अपील सब्जेक्ट मैटर जो एपीए का है उससे रिलेट करती है, मतलब कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से रिलेट करती है, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करती है, उसमें एक ही सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, तो आपको वो अपील जो है वो यू नीड टू विड्रॉ बाय द एप्लीकेंट बिफोर फर्निशिंग द मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ द सेड ईयर। तो मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने से पहले जो है आपको वो रिलेवेंट अपील्स, चाहे वो सीआईटी अपील में हो, आईटीएटी में हो या हाई कोर्ट में हो, आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आईटीएटी में आपकी अपील पेंडिंग थी और आईटीएटी जो है वो अपना फाइनल जजमेंट दे चुकी है एएलपी डिटर्मिनेशन के मैटर पे, तो आप एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए इन एलिजिबल हैं रोल बैक प्रोविजंस में। उस केस में आप रोल बैक प्रोविजंस के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। सेम इज़ द केस विद द डिपार्टमेंट। अगर साहब डिपार्टमेंट ने टू बी फाइल्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, डिपार्टमेंट ने अगर अपील फाइल की हुई है बिफोर आईटीएटी, डिपार्टमेंट नेचुरल सी बात है साहब, सीआईटी अपील में तो अपील लॉजिकली फाइल नहीं करेगा। अगर डिपार्टमेंट की कोई अपील पेंडिंग है आईटीएटी में या हाई कोर्ट में फॉर अ रोल बैक ईयर, उस रोल बैक ईयर की, और उस अपील का सब्जेक्ट मैटर रिलेट करता है एपीए में, एपीए के सब्जेक्ट मैटर्स है फॉर रोल बैक प्रोविजंस, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को जो है वो भी अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। अपील विड्रॉ कब होगी? विद इन 3 months ऑफ फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न बाय द एप्लीकेंट। हाँ जी, अगर असेसी ने अपील फाइल की है तो आप असेसी विड्रॉ करेगा, कब करेगा? मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने से पहले। अगर डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की है तो डिपार्टमेंट विड्रॉ करेगा कब? 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीने कब से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न बाय द एसएसी। नेक्स्ट देखते हैं द एप्लीकेंट, the assessing officer or the principal commissioner or the commissioner shall inform to the DRP or to the CIT appeal or appellate tribunal or the high court, as the case may be, the fact of an agreement containing rollback provision having been entered into along with a copy of the same as soon as practicable to do so। अब जब आप अपील विड्रॉ करेंगे, तो एसएससी को या फिर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को, कमिश्नर को या प्रिंसिपल कमिश्नर को जो है वो डीआरपी को या फिर सीआईटी अपील्स को या फिर आईटीएटी को या फिर हाई कोर्ट को जो है वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के फैक्ट्स, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की कॉपी जो है जिसमें रोल बैक प्रोविजंस इंकलकेटेड हों, वो फाइल करनी है एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज प्रैक्टिकेबल इट इज़ टू डू सो। हाँ जी, नेक्स्ट इज इन केस अफेक्ट कैन नॉट बी गिवन टू द रोल बैक प्रोविजन ऑफ एन एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल फॉर एनी रोल बैक ईयर टू विच इट अप्लाइज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट शैल बी कैंसल्ड। हाँ जी, किसी भी कारण से अगर रोल बैक प्रोविजन का एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, किसी भी कारण से, मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगे डिपार्टमेंट ने और एसएससी वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया, तो जो एग्रीमेंट है दैट एग्रीमेंट शैल स्टैंड्स कैंसल्ड। हाँ जी।